जो साइकोपैथिक होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमोशनली बिल्कुल ही, मैं कहूँ कि नंब होते हैं, और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की महसूस कर सकते हैं। ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेड्स होते हैं। उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है उसमें या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, या वो जो होती हैं वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं। अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है और हर वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाती है, और वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है वो उसको वो फैंटेसाइज करता है। फैंटेसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं, और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं। इसके पहले 3 या 4 शादियां भी हुई और वो कोई स्टेबल नहीं रही, क्योंकि वो ये भी दर्शाता है कि इसके अंदर फीमेल जो ऑपोजिट सेक्स है उसके लिए किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं है, या उनसे एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, या लो सेल्फ एस्टीम है। औरत को एक ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। इनके लिए फीमेल जो है वो रिस्पेक्ट का ना होकर किसी तरह की रिस्पेक्ट की बजाय एक ग्रेटिफाइंग ऑब्जेक्ट है। कैसे समाज में इंसानों को ऐसे हैवान बनने से रोका जा सकता है, ऐसे रेपिस्ट बनने से रोका जा सकता है? मेरे हिसाब से इस केस में, जो कि पूरे नेशन ही, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, इसको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के सामने एक ये मैसेज जाए कि ये इस तरह की चीजें टॉलरेबल नहीं है। एक लड़की कैसे पहचान कर सकती है कि उसका सहकर्मी, उसका दोस्त या उसके इर्द गिर्द में कोई अजनबी ऐसा करने वाला है या कर सकता है? क्या कोई ऐसी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाकियों से हटकर हो, बिहेवियर में नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बातचीत ना करता हो, नशेड़ी हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हो, या आपको लगे कि वो बिल्कुल भी लॉस को फॉलो नहीं करता, या उसकी पास में आपको हिस्ट्री ऐसी मिली हो कि वो बाकी पास में फीमेल सेक्स से किसी भी तरीके से नेगेटिवली जुड़ा है, तो ये सब चीजें बताती हैं और वार्निंग दे सकती हैं किसी भी फीमेल को कि वो अपना एक डिस्टेंस बना के रखे। एक रेपिस्ट की सोच आम इंसान से कैसे अलग होती है? उनका कोई सोसाइटल नॉर्म्स में विश्वास नहीं होता, उनके अंदर हीन भावना होती है, उनका औरतों के खिलाफ जो उनके दिमाग जो माइंडसेट है, या औरतों से जो घृणा है, या औरतों से किसी भी कारण से कोई बदले की भावना है, ये सब चीजें जो हैं वो उनके दिमाग में होती हैं। पॉर्न एडिक्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझना, पेरेंट्स को हम ये सलाह देते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या अभी छोटे हैं, उससे भी कम है एज में, कि वो कंट्रोल्स रखें। अब कंट्रोल मतलब अपना डिजिटल कंट्रोल रखें, ताकि सुपरविजन रहे। उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस साइट पर कितनी देर के लिए है। कोलकाता रेप केस के बाद पूरा देश दहल गया है। हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि वो इंसान कैसे हो सकता है। यही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ भारत के मशहूर साइकियाट्रिस्ट संदीप वोहरा जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान और एक हैवान, क्या अंतर होता है इसमें? देखिए, ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेड्स होते हैं, और उनके अंदर हम ये कह सकते हैं साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं, जिसमें वो आम लोगों की तरह सोसाइटी में कभी फिट नहीं होते, और वो उनके अंदर जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें जो इमोशंस होनी चाहिए वो इमोशंस या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल मिसिंग होती हैं। तो अगर किसी को चोट लगती है, और मान लीजिए कोई चीज आप किसी के साथ टकरा गए, तो आप एकदम सॉरी बोलते हैं, तो क्योंकि आपको लगता है भाई आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। बट इस तरह के जो लोग होते हैं, जो साइकोपैथिक होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमोशनली बिल्कुल ही, मैं कहूँ कि नंब होते हैं, और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब इस तरह के कोई भी जघन्य अपराध होते हैं, उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है उसमें या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, या वो जो होती है वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं।
इस इन सब चीजों के साथ अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, तो वो नशे के अंदर फिर वो ऐसी चीजें कर लेता है, वो विदाउट नशा शायद ना कर पाता हो, तो हम्म। उसके ब्रेन के अंदर फिर वो चीजें, सारी जो चीजें छुपी होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो वैसे एक एवरेज आदमी की तरह रह रहा है सोसाइटी में, वो दारू पी लेता है या भांग का नशा करता है, किसी भी चीज का नशा करता है, तो उसके अंदर एक हैवान आ जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो गुस्सा कर सकता है, और वो तोड़फोड़ कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। पर अगर इस तरह का व्यक्ति है, तो वो इस तरह के जघन्य अपराध भी कर सकता है, चाहे उसे नशा किया हो चाहे ना किया हो। इसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि इसने एक पॉर्न वीडियो देखा, उसके बाद वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है और उसके बाद वो इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। आपको क्या लगता है जो पॉर्न वीडियो है, इस कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, डिपेंड करता है। जहां तक जो न्यूज आ रही है, ये पॉर्न एडिक्ट था, तो जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं, तो हर वक्त वो आपके दिमाग पे हावी होती है। तो जो सी चीज आप एक पर्दे पर देख रहे होते हैं, तो आपके अंदर के जो एक हिडन फ्रस्ट्रेशन बोले, या हम्म। हिडन आपके अंदर की जो डिजायर है, उसको हम्म। आप एक रियल लाइफ में करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज है, अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है, और हर हम्म। वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। और वो हम्म। किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है, वो उसको वो फेंटिसाइज करता है। फेंटिसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको हम्म। फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं, और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं। अभी इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, इसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो सीबीआई जो जांच कर रही है, कहीं से भी इसमें पछतावा नजर नहीं आ रहा है इस बंदे के अंदर। तो कैसी सोच बन जाती है इन लोगों की? ये जो महिलाओं के साथ अपराध करते हैं, क्या इन्होंने फैमिली में ही कुछ ऐसा देखा होता है, कभी महिला की इज्जत नहीं की होती? क्योंकि इस केस में भी यही नजर आ रहा है। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, इस तरह के जो लोग हैं, अधिकतर देखा जाता है कि उनके अंदर, जैसे मैंने बताया, कि अंदर से एम्पैथी नहीं होती, मतलब वो इमोशंस फील नहीं करते। इसके अलावा अंदर से वो, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वो इसीलिए बोलते हैं कि इनको कोई पछतावा नहीं होता, अंदर से कोई हम्म। गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो उनके अंदर वो एक फीलिंग होती है, वो मिसिंग होती है। तो अ, यही रीजन है, कहा जा रहा है कि इसके पहले 3 या 4 शादियां भी हुई और वो कोई स्टेबल नहीं रही, क्योंकि वो ये भी दर्शाता है कि इसके अंदर फीमेल जो ऑपोजिट सेक्स है, उसके लिए किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं है, या उनसे एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, या लो सेल्फ एस्टीम है। अ, ये भी देखा जाता है कि पास्ट में कई केसेस में देखा जाता है कि बचपन में उन्होंने इस तरह का वातावरण में पैदा होते हैं, या तो बहुत हम्म। ज्यादा मारपीट देखी होती है, महसूस की होती है, या उन्होंने जो आसपास का माहौल है उसमें औरत को की बेइज्जती, या औरत के साथ मारपीट, या औरत को कुछ ना समझना, ये देखा होता है। तो वो जो चीज, जब वो बड़े होते हैं, तो ब्रेन पर उसी का ही एक छाप बच जाती है। तो वो जब वो बड़े होते हैं, तो उसके बाद जब वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी छाप के साथ एक नेगेटिव व्यू ऑफ फीमेल्स लेकर फिर बड़े होकर वो इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हमने निर्भया केस देखा था, उसके बाद अभया केस देख रहे हैं, जो ब्रुटेलिटी की गई है। मतलब एक सनकी आदमी कैसे एक महिला के साथ इतनी ब्रुटेलिटी कर सकता है? तो इसमें भी इनकी परवरिश का ही रोल है। देखिए, ये इनके केस में कह पाना मुश्किल है, जब तक कि हमें डिटेल नहीं मिलती इनके बचपन की, कि क्या था, और इनके रीजन नहीं मिलते। बट ये देखा जाता है कि इस तरह के केसेस में, कि ये किसी भी हद तक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, या दूसरे को ओवर पावर करके अपने आप को सुपीरियर बनाना, चाहे वो टेम्परेली कुछ समय के लिए हो, वो करना चाहते हैं। क्योंकि सारी उम्र इनके सामने कुछ ना कुछ इस तरह का रहता है कि वो अंदर से, उनके अंदर हीन भावना होती है, अंदर से इंफ्योरिटी होती है, अंदर से लगता है कि जो फीमेल सेक्स है वो शायद मेरे से बेहतर है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से बदला लेना है। और ऑफ कोर्स अपनी जो एक हवस है, एक क्रूरता अंदर छुपी हुई है, वो सारी बाहर आती है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स तो जो इनके पूरा इवेल्युएशन होगा, इनके हालांकि जो बचपन से पता लेकर लग अब तक रहा का, है, वो बताया जा सकता इनके इर्द गिर्द में जो भी इनके पड़ोसी हैं, जो औरतें हैं, वो बता रही हैं कि इनकी मानसिकता ऐसी थी कि लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वही इन्होंने बहुत बड़ा अपराध को अंजाम दे दिया। आपसे मैं जो मेन दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, कैसे समाज में इंसानों को ऐसे हैवान बनने से रोका जा सकता है, ऐसे रेपिस्ट बनने से रोका जा सकता है? क्योंकि आप है। सबसे बता सकते। इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। हम्म। मेरे हिसाब से इस केस में, जो कि पूरे नेशन ही, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है,
एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, इसको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के सामने एक ये मैसेज जाए कि ये इस तरह की चीजें टॉलरेबल नहीं है इंडिया हम्म। के अंदर। पहली चीज ये है। उसके अलावा मेरे हिसाब से जितना लोगों के अंदर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये चीज जो है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और कोई कर नहीं सकता, और जो अगर कोई किसी को लगता है उसके कॉन्टेक्स्ट है तो उसके लिए भी लॉ एक जैसा है, बराबर है, इस तरह के कुछ जो हमारे, और इस केस में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट में हम्म। जो सिग्नल जाता है सोसाइटी को, वो एक तरह से नेगेटिव डेटरेंट की तरह एक्ट करता है। नेगेटिवली जो इस तरह के लोग होते हैं उनको फिर ये डिस्करेज करेगा इस तरह की चीजें करने में। इसके अलावा अगर कोई मारधाड़ करता है या जो जो इस तरह की हरकतें करता है या औरतों के खिलाफ कुछ भी हरकत करता है, उसके लिए पुलिस को इंस्टेंटली जैसे भी पॉसिबल हो वो एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये समझा जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, और ये इंडिया के लिए एक नो टॉलरेंस जोन है, जीरो टॉलरेंस जोन है। एक लड़की कैसे ये मतलब पहचान कर सकती है कि उसका सहकर्मी, उसका दोस्त या उसके इर्द गिर्द में कोई अजनबी ऐसा करने वाला है या कर सकता है? क्या कोई ऐसी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं? देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाकियों से हटकर हो, बिहेवियर में हम्म। नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बातचीत ना करता हो, हम्म। नशेड़ी हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हो, हम्म। या आपको लगे कि वो बिल्कुल भी लॉस को फॉलो नहीं करता, हम्म। या उसकी पास में आपको हिस्ट्री ऐसी मिली हो कि वो बाकी पास में फीमेल सेक्स से किसी हम्म। भी तरीके से नेगेटिवली जुड़ा है, तो ये सब चीजें बताती हैं और वार्निंग दे सकती हैं किसी भी फीमेल को कि वो अपना एक डिस्टेंस बना के रखे। और अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो बिना झिझके हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके एक्शन लेने के लिए कहे। एक रेपिस्ट की सोच आम इंसान से कैसे अलग होती है? उनका कोई सोसाइटल नॉर्म्स में विश्वास नहीं होता, उनके अंदर हीन भावना होती है, वो अपने आप को दूसरों के आगे किसी भी तरीके से हम्म। बेहतर साबित करने के लिए, या एक पावर प्ले करने के लिए, या मैं कहूं कि अंदर से जितनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है, हम्म। या जो उनका औरतों के खिलाफ जो उनके दिमाग जो माइंडसेट है, या हम्म। औरतों से जो घृणा है, या औरतों से किसी भी कारण से कोई बदले की भावना है, ये सब चीजें जो है वो उनके दिमाग में होती हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने जैसे बताया कि खौफ पैदा करना पड़ेगा, कानून में बदलाव जरूरी है। अ, अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट पे इनको टांग दें, मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांग दें। जैसे इन्होंने 4 शादियां कर रखी थी, ऐसे ही मुंबई से सटाए थाने, वहां से एक केस सामने आया है। अक्षय नाम का आरोपी, जिन्होंने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की, उसने 3 शादियां कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं इन सब की, जितने भी अभी हाल फिलहाल में रेपिस्ट सामने आ रहे हैं, इनकी मानसिकता बड़ी मिलती जुलती नजर आती है। क्या कहते हैं आप, क्या जी कहेंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, इनकी मानसिकता में ये औरत को एक ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। इनके लिए फीमेल जो है वो रिस्पेक्ट का ना होकर किसी तरह की रिस्पेक्ट की बजाय एक ग्रेटिफाइंग ऑब्जेक्ट है। इनके लिए औरत के प्रति घृणा, इनके लिए औरत के प्रति उसको सिर्फ एक अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक स्रोत मानना, ये सब है। और अंदर से किसी भी तरीके का एक नॉर्मल जो सोसाइटल नॉर्म्स में जो एक सामाजिक रूप से आपको जिस तरीके से रहना है उस तरीके का ना रहना, अंदर से क्रिमिनलिटी के ट्रेट रहना, या इमोशनली टोटली अनस्टेबल होना, बहुत एग्रेसिव होना बाय नेचर, या साथ ही साथ नशा करके हुड़दंग करना, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देना, ये सब कॉमन माना जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कई ऐसे केस आते होंगे, क्योंकि आज की तारीख में कई बच्चों को पॉर्न देखने की लत लग जाती है बचपन से ही। तो माता पिता काफी इस लत को छुड़ाने के लिए आसपास कई अच्छे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। आपके पास भी कुछ केस आते होंगे। तो कैसे आप युवाओं को समझाते हैं, रोकते हैं कि भैया ये गलत चीज है, आगे जाके आपको नुकसान पैदा कर सकती है आपके करियर में? जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल एडिक्शन आजकल बहुत बड़ी हुई है। उसके अंडर पॉर्न एडिक्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझना। पेरेंट्स को हम ये सलाह देते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे
टीनेजर्स हैं या अभी छोटे हैं, उससे भी कम है एज में, कि वो कंट्रोल्स रखें। अब कंट्रोल्स मतलब अपना डिजिटल कंट्रोल रखें, ताकि सुपरविजन रहे। उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस साइट पर कितनी देर के लिए है एक तरफ। बट अगर कोई ऑलरेडी एडिक्ट है तो उसके लिए हमारे को देखना पड़ता है। उस वक्त साथ में हम काउंसलिंग, फैमिली डायनेमिक्स को देखते हैं, काउंसलिंग, और कई केसेस में दवाइयों का भी रोल होता है। तो वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और किस हद तक उसके अंदर मोटिवेशन है इस चीज से निकलने की, कितने हद तक उसके अंदर इंसाइट है, उसको समझ है कि ये टोटली ऑफ ट्रैक है, ये करना होता है। उसके लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पेशेंट, फैमिली, उसके नियर एंड डियर वंस, उसके कजन्स, इन सब से बातचीत करके एग्जैक्ट इंडिविजुअल केस टू केस वेरी करता है, और जिस तरह का केस होता है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं। कई लड़कियां ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाती हैं और मतलब उनका पार्टनर कुछ इसी तरह के सन की अगर हो, तो क्या सलाह देने चाहेंगे आप ऐसी लड़कियों को? देखिए, इस तरह की जो लड़कियां हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है, तो मेरा तो यही सजेशन होता है कि सबको यही होता है कि इससे पहले कि वो आपके ब्रेन पर हावी होके आपको एक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ना करे, आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लड़कियों के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है रिलेशनशिप में। तो यूजुअली हम कहते हैं कि जो भी आपका एक वेल विशर है उसके साथ बैठ के समझिए, सलाह करिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लें, ताकि वो आपको गाइड करें। और जहां पे कुछ लड़कियों के साथ मारपीट होती है या स्टॉक किया जाता है, कई बार स्टॉकिंग के बहुत कॉमन है, स्टॉक करते हैं, चाहे वो डिजिटली करते हैं चाहे फिजिकली करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि प्लीज हेल्प करें, पुलिस से हेल्प लें, और इस चीज को नोटिस में लाएं। फैमिली को काउंसिल करते हैं कि देखिए, आपकी बिटिया की जिंदगी का सवाल है, आप सामाजिक रूप से इस वजह से कि हाय लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में मत पड़िए। आप जरूरत पड़े तो पुलिस की हेल्प लीजिए, और इसको इस रिलेशनशिप से हेल्प करें, बिटिया को निकालने। और एक सवाल और है जो दर्शक पूछते हैं। निर्भया केस में वो एक अजनबी दरिंदों का शिकार हुई जिनको वो पहले नहीं जानती थी। इस अभया केस में भी एक ऐसा वॉलंटियर जो पुलिस का वॉलंटियर बना हुआ है वो आता है और ये ऐसा जघन्य अपराध करके उसको ना सिर्फ अपराध करता है भाई, उसको मार भी देता है। तो कैसे लड़कियां पहचान करें? क्या कोई ऐसी सेंस डेवलप कर सकते हैं? आपको लगता है कि आपके पास ऐसे कुछ केस आते हैं या आप कुछ सलाह देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह के केसेस जिसमें लड़कियों को स्टॉक करते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ये हम्म। तो डेफिनेटली आते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में देखिए, लड़कियों को समझना चाहिए कि अम, अगर उनको लगता है कि कोई रिलेशनशिप में उनको बहुत ज्यादा इमोशनली दूसरा व्यक्ति अनस्टेबल लग रहा है, या उनको लगता है दूसरा व्यक्ति एग्रेसिव है, या हम्म। छोटी छोटी बात पर वो कुछ क्राइम कर सकता है, तो इस तरह के लोगों से दूर रहना जरूरी होता है, और अपनी तरफ से कोशिश करके रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ने दें। और बहुत बारी ऐसे होता है, हमें लगता है अगर जो लड़की है वो कश्मकश में है, या वो नहीं अलग हो पा रही, तो उसको बोलते हैं कि रिलेशनशिप में ब्रेक ले थोड़े समय के लिए, ताकि ठंडे दिमाग से सोचे। और जहां जहां जरूरत होती है, तो जो सपोर्ट सिस्टम है लड़की का, उसको हम काफी सपोर्ट बढ़ाने के लिए बोलते हैं। अभी मेरे पास कुछ कुछ दिन पहले ही अभी एक लड़की आई, और उसने ये बोला कि उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, और उसके उसको वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। तो उसने मुझे बोला कि उसने किसी से शेयर नहीं किया। मैंने कहा कारण? कहते नहीं, सबको लगता है मैं सबको काउंसिल करती हूँ, पर मैं अपना दर्द नहीं बताना चाहती किसी को। तो मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने उसको बोला कि आप अपने मन की बात शेयर करो, और आपका सपोर्ट सिस्टम उसकी अपनी एक क्लोज फ्रेंड थी, तो हम्म। मैंने बोला उससे शेयर करो और फिर आपको हेल्प होगा। तो फॉर्चुनेटली अभी कुछ समय पहले ही वो वापस आई, तो उसको फ्रेंड के साथ लेके आई। तो मैंने दोनों को काउंसिल किया और समझाया कि इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, और कैसे वो निकल सकती है। और उसको, क्योंकि खुद को डिप्रेशन था, तो उसको ट्रीटमेंट भी साथ में स्टार्ट किया। और जैसे अजनबियों ने, हम बात कर रहे हैं निर्भया गैंग रेप और अभी जो अभया का रेप हुआ, कैसे लड़कियों को 1% भी लगे कि मैं इस परेशानी में फंसने वाली हूं, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, सबसे पहले आपको बाउंड्रीज को ड्रॉ करना जरूरी है। आपको जो एक्सेस है उस व्यक्ति को, वो बंद कर देनी चाहिए। और सबसे कॉमन आज की डेट में डिजिटल स्टॉकिंग, जिसमें वो आपके जितने भी आपको स्टॉक करते हैं, चाहे आप फेसबुक अकाउंट है, चाहे आपका सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी स्टॉक करते हैं।
तो आपको हर जगह से उसको ब्लॉक करना है। वो किसी और नाम से भी आपको स्टॉक कर सकता है, वो हम्म। आपको किसी और तरीके से भी हार्म कर सकता है। तो वो सारी प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। और जहां पे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है आज की डेट में। इतना चारों तरफ से हम इतनी दर्दनाक हम हादसे अपराध हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो हम्म। बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनिशियल स्टेजेस पर ही अगर आपको लगता है, तो आपको बढ़ना ही नहीं चाहिए आगे उस रिलेशनशिप में। स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज को ड्रॉ करके, और लगे कि नहीं ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहीं पर रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए। ये अपराधी जो अभी संजय रॉय है, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो क्या क्या होता है डॉक्टर साहब इसमें? देखिए, फोरेंसिक साइकोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन होती है, उसमें तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है नार्को एनालिसिस, जिसमें हम बेहोशी की दवा देकर जो जो सस्पेक्ट है उसको उससे बातचीत करते हैं, जिसमें उसके सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है उसमें क्या क्या बातें हैं उसको एनालाइज करते हैं। दूसरा होता है पॉलीग्राफी, जिसके अंदर पॉली मीन्स मल्टीपल, ग्राफ मीन्स मल्टीपल सेंसर्स को लगाया जाता है। इसको हम लाइट डिटेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम्म। जो सेंसर्स लगा के जो सस्पेक्ट है उसके ब्लड प्रेशर, उसकी रेस्पिरेशन, उसकी पल्स और उसकी ब्रीदिंग, इन सब का इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये माना जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अगर कुछ चेंजेस जो आते हैं वो देखे जाते हैं। और तीसरी तरह का टेस्ट होता है जिसको हम ब्रेन मैपिंग कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं स्कैल्प पे, सिर पे, और उसकी बेसिस पे जो सस्पेक्ट है उसको कुछ फोटोज दिखाई जाती है, कुछ बातचीत की जाती है, और उसका रिस्पॉन्स दिखा जाता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो ईजी में पढ़ा जाता है। तो इस तरह के सारे टेस्ट को मिलाकर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ पर सस्पेक्ट जो है वो क्लियरली झूठ हम्म। बोल रहा है, या क्या कहाँ कहाँ पर ये क्लियरली डॉक्यूमेंट किया जा सकता है कि ये इन्वॉल्व है। बट इनमें से कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं जिसको हम कहें 100% प्रूफ है, या हम्म। 100% उसका रिजल्ट माना जाएगा, वो सही रिजल्ट देगा। और लीगली इसमें कंसेंट चाहिए, और इसमें लीगल वैलिडिटी कोर्ट के आगे बहुत लिमिटेड है। उसको एज अ एविडेंस की तरह आप कर सकते हैं, बट वो कोर्ट इसको मतलब 100% इसको एडमिसिबल नहीं मानता है। तो टाइम्स नाउ भारत की डिजिटल टॉक में आज डॉक्टर संदीप वोरा हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि कैसे इंसान और हैवान दोनों की सोच में क्या अंतर होता है, और समाज में रेपिस्ट बनने से कैसे रोका जा सकता है, और पॉर्न वीडियोस का एक आम बच्चे के दिमाग में क्या असर होता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से लड़कियां बच सकती हैं। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि जो पिछले एपिसोड्स थे निर्भया की वकील और अभया की वकील से हमने जो बात की, लाखों लोगों ने वो एपिसोड देखा है। और उसी एपिसोड के कमेंट्स से हमें आपने कहा था कि हमें एक साइकेट्रिस्ट से मिलाइए। तो हम आज डॉक्टर संदीप वोरा को आपके सामने लाए, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक डॉक्टर यू। साहब। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।